स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 जो कि हमारी बुक 2 का है। और चैप्टर का नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जस्ट इस नाम को टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में, इस चैनल पर आपको जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं आपसे रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपको डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं eklavyastudypoint.com। यहाँ से आप डिटेल नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है जो हमारा भारतीय समाज है, यानी कि हमारा जो पूरा भारत है वो गांव में बसता है, उसको ग्रामीण समाज बोला जाता है। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जो असली भारत है वो गांवों में बसता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भारत जो है, भारत की ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है, अधिकतर जनसंख्या गांव में बसती है, यानी कि वो ग्रामीण समाज में रहती है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखते हैं यहाँ पे नगरीकरण, यानी कि शहरों में रहने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ी है। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ही लेकर, क्योंकि शहरों में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ज़्यादा अवसर लोगों को मिलते हैं, जीविका के अवसर मिलते हैं, नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो भारतीय समाज है उसमें नगरीकरण बढ़ रहा है। भारत के बहुसंख्यक लोग गांव में रहते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो 68.8% जो लोग थे उस टाइम गांव में रहते थे। ठीक है। तो अभी इसमें और ज्यादा परिवर्तन आए हैं, जनसंख्या जो है गांव में रहने वालों की वो बढ़ी है। उनका जीवन कृषि संबंधी जितने व्यवसाय थे, यानी कि जो काम थे, जो कृषि से संबंधित जितने भी काम थे उनसे चलता था उनका जीवन। बहुत से भारतीयों के लिए भूमि जो है एक उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि भूमि से जो जितने भी भारतीय गांव में रहते हैं वो उत्पादन करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं, अनाज उनके लिए उत्पादित करते हैं। अगर हम भूमि के महत्व के बारे में बात करते हैं कि जो भूमि होती है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उत्पादन ये का एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा जो इसका महत्व है वो है संपत्ति का एक प्रकार है, कि जिसके पास गांव में खेत होते हैं उनके पास एक अच्छा रुतबा होता है, अच्छी खासी संख्या में अगर भूमि होती है तो उनके पास ज्यादा पैसा होता है, उनके पास एक शक्ति होती है। ठीक है। तो एक तरह से संपत्ति का भी एक प्रकार भूमि होती है। तीसरे अगर हम बात करते हैं, एक जीविका का प्रकार होता है, क्योंकि खेतों से उनका काम चलता है, खेतों में कृषि करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है। तो उससे अपना जितना भी उनका जीवन यापन होता है वो करते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से जो भूमि होती है वो जीविका का भी एक महत्वपूर्ण प्रकार होती है। और जीवन जीने का एक तरीका होता है। अब जीवन जीने का तरीका कैसे होता है एक बार हम उसको समझते हैं। तो हमारी जितनी भी संस्कृति होती है, हमारी जितने रीति रिवाज होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो हमारी बहुत सी सांस्कृतिक जो रस्में होती हैं उनमें कृषि का महत्व होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, नव वर्ष के जो त्योहार होते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वो मनाए जाते हैं कृषि से संबंधित। जैसे तमिलनाडु में पोंगल हो गया, आसाम में बिहू हो गया, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाड़ी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो फसल काटते टाइम उसके काटने के समय इनको मनाया जाता है। और जब ये फसल कटती है तो नए कृषि मौसम की घोषणा करते हैं ये सारे के सारे त्योहार। ठीक है। तो इस तरह से ये जीवन जीने का एक तरीका हो गया, यानी कि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, हमारी संस्कृतियां होती हैं, संस्कृति में जितने रीति रिवाज होते हैं, रस्में होती हैं, वो सारी की सारी कृषि से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम भारतीय ग्रामीण की बात करते हैं तो जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषक जीवन पद्धति, यानी कि खेती और किस तरीके से खेती की जाती है, उसकी पद्धति होती है, उससे बहुत निकटता से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल हमने पढ़ा है अभी कि हमने बात करी है असम में बिहू मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है ये कृषि और कृषि करने के जो तरीके होते हैं उससे आपस में जुड़ी हुई है। अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है। ठीक है। यानी कि कृषि जो है जीवन यापन करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो बहुत से ग्रामीण ऐसे कार्य करते हैं जो कृषि और ग्राम्य जीवन की मदद के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि गांव में रहते हुए जो लोग होते हैं वो खेती करते हैं, जो कि गांव के जीवन के लिए, गांव के लोगों के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि गांव में रहकर लोग अब खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं खेतों में से। ठीक है। तो उससे ही पूरे देश का पेट भरता है, दूसरे अलग अलग राज्यों में अनाज पहुंचता है। वे ग्रामीण भारत में लोगों के जीविका के स्रोत हैं। जो खेती है ग्रामीण भारत में लोगों की जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत और एक साधन है।
बहुत से कारीगर या फिर दस्तकार जैसे कुम्हार हो गए, जुलाहे, लुहार, सुनार, ये सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें पता है अंग्रेज भारत में आए, औपनिवेशिक काल भारत में आया, तो उनकी जो संख्या है धीरे धीरे कम होने लगी। यानी कि वो संख्या में धीरे धीरे कम होते जा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मशीनों से बने जो सामान आते थे, अगर हम कपड़ों की बात करते हैं, ज्वेलरी की बात करते हैं, तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो आने लगी थी मार्केट में। ठीक है, तो उसके आगमन से उनकी हाथ से बनी जो वस्तुएं थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो उनका स्थान ले लिया था इन मशीनों वाली जितने भी उत्पाद थे उन्होंने। तो इसकी वजह से इनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि इनका जो काम था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ग्रामीण भारत में व्यवसायों की भिन्नता यहाँ की जातिगत जो भी व्यवस्था है उसमें प्रतिबिंबित होती है। हमने पढ़ा था ना उसमें, जब हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, जाति व्यवस्था पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि जो जाति व्यवस्था होती है वो लोगों को एक दायरे में फिक्स कर देती है, वहाँ पर जो उस जाति का, उस जाति से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हीं को करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो व्यवसाय होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाति व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। ग्रामीण नगरीय आर्थिकी के परस्पर अंतर संबंध से कई व्यवसाय गांव में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप होती हैं वो भी गांव में आ रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो साइबर कैफे होते हैं वो भी धीरे धीरे गांव में आ रही हैं, बैंकिंग जो सर्विसेज होती हैं वो भी धीरे धीरे गाँव में आ रही है। ठीक है, तो ये शहरों का प्रभाव है गाँव पर। बहुत से लोग गांव में रहते हैं, नौकरी करते हैं, या उनकी जो जीविका है ग्रामीण अकृषि क्रियाकलाप। अकृषि क्रियाकलाप कौन से होते हैं? जहां पर हमें खेती नहीं करनी होती है। ठीक है, जो जो खेती से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं वो क्रियाकलाप कहलाते हैं, और जो खेती से हटकर बिल्कुल काम होते हैं वो सारे के सारे अकृषि क्रियाकलाप होते हैं। तो गांव में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दुकान डालते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, साइबर कैफे चलाते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है, दूसरे शहरों में जाकर, तो उनकी जो जीविका है ना वो अलग अलग कार्यों पर डिपेंड करती है, ना कि कृषि पर डिपेंड करती है। भूमि का जो विभाजन है घरों के बीच बहुत असमान तरीके से हो रखा है। अब भूमि का विभाजन हमें पता है कि कुछ गांव में ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति होती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम संपत्ति होती है, भूमि होती है। ठीक है, जैसे हमने बात करी है अमीरी गरीबी की बात करी है, तो भारत में भी कुछ कुछ संख्या में गिने चुने लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा से ज्यादा संसाधन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो उनके पास जो संसाधन है वो सीमित है। तो इसी तरह से असमान रूप से यहाँ पे भूमि का वितरण हो रखा है, भूमि का विभाजन हो रखा है। भारत के कुछ भागों में अधिकांश लोगों के पास कुछ ना कुछ भूमि होती है। ठीक है, अक्सर जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता है। कि भारत में जितने भी लोग हैं ना, अधिकांश लोग में, ग्रामीण लोगों के पास कुछ ना कुछ भूमि का टुकड़ा होता है, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन होता जरूर है। अगर हम दूसरे बात करते हैं तो 40 से 50% परिवार के पास कोई भूमि नहीं होती है। ठीक है, अब देख लो, मतलब आधे से ज्यादा, आधे 40-50% परिवारों के पास कोई भूमि नहीं होती है। ये देखो, अब कुछ ऐसे परिवार होते हैं, कुछ थोड़े परिवार बहुत अच्छी अवस्था में है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी संख्या जो है बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर या नीचे होते हैं। अगर हम बात करते हैं पितृवंशीय व्यवस्था के कारण, पितृवंशीय व्यवस्था क्या होती है? जहां पर पुरुषों का ज्यादा महत्व दिया जाता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसको बोलते हैं। तो भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं हैं, उनको जमीन की, जो जमीन पर जो उनका अधिकार होता है, मालिक होती है, वो नहीं होती हैं महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होगी उसके पास उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका का निर्धारण मुख्य रूप से इस बात पर किया जाए कि भूमि पर आपका जो अधिकरण है उसका वो कितना है, यानी कि आपके पास कितनी भूमि है, तब आपकी वहाँ पे भूमिका का निर्धारण किया जाएगा, आपको महत्व दिया जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा भूमि है तो आपकी जो भूमिका है वो ज्यादा रहेगी, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, आपके पास ज्यादा संसाधन होंगे, आपके पास ज्यादा शक्ति होगी। वहीं पर अगर आपके पास भूमि नहीं है, बहुत कम भूमि है, तो आपकी जो भूमिका होगी बहुत कम होगी, आपके पास बहुत कम संसाधन होंगे, आपके पास बहुत कम पैसा होगा। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम जमीन मालिक की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम मजदूर कृषि की बात करते हैं, कृषकों की बात करते हैं, तो दोनों में ना बहुत फर्क होता है। एक बार उनके डिफरेंसेस को देखते हैं क्या होता है। तो जो जमीन मालिक होते हैं, जिनके पास जमीन होती है ज्यादा से ज्यादा, उनकी जो स्थिति होती है काफी ज्यादा उच्च होती है, इनके पास पैसा अच्छा होता है, शक्ति ज्यादा होती है, संसाधन ज्यादा होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं कृषि से अच्छी आमदनी करते हैं, इनकी जो कमाई होती है अच्छी खासी कृषि से होती है, क्योंकि ये कृषि को, जो खेती होती है उसको पट्टे पर उठाते हैं, किराए पर देते हैं, लीज पर उठाते हैं, और जो जो किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनसे किराया वसूल करते हैं। जो कृषि होती है उसका कुछ भाग अपने पास रखते हैं किराए के रूप में। ठीक है, तो उससे इनकी आमदनी होती है बिना कुछ काम किए हुए। अगर हम कृषि मजदूरों की बात करते हैं तो इनकी जो स्थिति होती है निम्न होती है, यानी कि गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं, कम मजदूरी इनको दी जाती है।
कम आमदनी इनकी होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आमदनी होती है ज़मीन मालिकों की होती है। इनका जो रोज़गार है वो असुरक्षित रहता है, यानी कि रोज़गार के जो दिनों, किन-किन दिनों में इनको रोज़गार मिलेगा ये पता नहीं होता। इनको ये भी नहीं पता होता कि कल हमें रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इनका जो रोज़गार होता है असुरक्षित होता है, बहुत से दिनों तक उनके पास कोई काम नहीं होता है, ठीक है? जिसे बेरोज़गारी कहा जाता है। अगर हम काश्तकार या पट्टेदारों की बात करते हैं, जो भूमि को पट्टे पर लेते हैं, लीज़ पर लेते हैं, तो कृषक जो भूस्वामी से जमीन पट्टे पर लेता है, यानी कि किराए पर लेता है। तो ये काम क्या करता है, जो आमदनी होती है मालिक कृषकों से कम होती है इनकी। जो जो मालिक होते हैं खेतों के, उनसे इनकी जो आमदनी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वह जमीन के मालिक को किराया चुकाता रहता है टाइम के टाइम पे। फसल से होने वाली जो आमदनी है उसका 50 से 75% जो होता है रुपए इनको किराए के रूप में दिए जाते हैं। अगर हम कृषक समाज के बारे में बात करते हैं तो ये जाति व्यवस्था द्वारा निर्मित होता है। हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हमने पहले तो पढ़ा था ब्राह्मण के बारे में, दूसरा हमने क्षत्रिय के बारे में पढ़ा था, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक है, तो जो शूद्र थे उनको खेती करने का काम दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कृषक समाज है वो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था द्वारा बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जाति है एक तरफ वर्ग है, उसके संबंध जो है बहुत जटिल है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये सोचा जाता है, हम लोग ये सोचते हैं कि ऊंची जाति वाले जितने भी लोग होते हैं उनके पास अधिक भूमि होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग जगह जगह पर उनकी जो कंडीशन होती है, उनकी जो स्थिति होती है वो अलग होती है। कई जगहों पर सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण बड़े भूस्वामी नहीं होते हैं। ठीक है, ऊंची जाति में दर्जा ब्राह्मण को प्राप्त है, लेकिन अगर हम अलग अलग भारत के हिस्सों में देखते हैं तो उनके पास कोई भी भूमि का बड़ा टुकड़ा नहीं होता है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामित्व वाले समूह के लोग अन्य वर्ण के हैं, यानी कि ब्राह्मण को छोड़कर अगर हम क्षत्रियों की बात करते हैं, वैश्यों की बात करते हैं, अलग अलग जातियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे भूस्वामित्व रखते हैं, ना कि ब्राह्मण रखते हैं। ठीक है, एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं, वे संख्या के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं प्रबल जाति की। प्रबल जाति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार हम समझते हैं। मैंने आपको जाति व्यवस्था का अधिक्रम समझाया था। यहाँ पे हमने बात करी थी, सबसे पहले उच्च जाति आती है, फिर आती है मध्य वर्ग की जो जाति होती है, मध्यम स्तर की वो आती है, और सबसे नीचे कौन सी आती है, निचली जातियां होती हैं जिनको निम्न जाति बोला जाता है। ठीक है, तो आजादी के बाद क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो भूमि सुधारों को लाया गया। तो भूमि सुधारों में ये देखा गया, जब भूमि सुधार किए जा रहे थे तो उच्च जाति के जो लोग थे वो संख्या में तो बहुत कम थे, लेकिन इनके पास भूमि की जो संख्या थी, भूमि का जो हिस्सा था वो बहुत ज्यादा था। तो क्या किया गया कि उच्च जाति के जो लोग थे उनसे भूमि का अधिकार लेके मध्यम वर्ग के लोगों को दे दिए गए, यानी कि जो मध्यम स्तर की जो जातियां थी उन लोगों को दे दिए गए। अब मध्यम स्तर की जो जातियां थी उनकी जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी, तो इनके पास भूमि अधिकार आ गए, इनके पास आर्थिक शक्ति आ गई। अब जब भारत में चुनाव वगैरह हो रहे थे, लोकतंत्र आ रहा था, ठीक है, तो लोगों ने इनको भाईचारे के नाम पर, जाति के नाम पर वोट दिया, तो इनकी जो स्थिति है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी। तो इन्हीं लोगों को प्रबल जाति कहा जाता है, जिनके पास आजादी के बाद भूमि सुधारों में कुछ इनको भूमि के अधिकार दिए गए थे। प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होता है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखता है। ठीक है, आर्थिक रूप में जब इनको भूमि के अधिकार दिए गए थे, आर्थिक सुधार, भूमि सुधार किए गए थे, ठीक है, तो इनके पास पैसा आने लगा, आर्थिक शक्ति इनके पास आने लगी, और इनको राजनीति में काफी ज्यादा शक्ति प्राप्त होने लगी, क्योंकि लोग इनको वोट देते थे। ठीक है, इनका चयन करते थे जाति के आधार पर, भाईचारे के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्रभुत्व बना रहता था। जैसे अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के जाट और राजपूत थे। ठीक है, पूरे भारत में ये लोग फैले थे, और मध्यम स्तर की जो जातियां थी उनको सबको भूमि के अधिकार दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में जाट और राजपूत थे, कर्नाटक के वोक्कालिगास और लिंगायत समुदाय के लोग थे, जाति के लोग थे, आंध्र प्रदेश के कम्मास और रेड्डी थे, पंजाब के जाट और सिख थे। ठीक है, तो इनको भूमि के अधिकार दिए गए थे। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से काम करवाते थे और अपना लाभ कमाते थे, यानी कि अपना फायदा देखते थे। और उच्च जाति के लोग जो संख्या में थे बहुत कम, और निम्न जाति के जो लोग थे वो संख्या में बहुत ज्यादा थे, लेकिन फर्क बस इतना था, उच्च जाति के पास ज्यादा पैसा था, और निम्न जाति के जो लोग थे उनके पास बहुत कम पैसा था, और वो बहुत कमजोर थे, उनके पास जो संसाधन थे उन पर स्वामित्व नहीं था। ठीक है, तो अपना जीवन यापन करने के लिए ये उच्च जाति के लोग यहाँ पे काम करते थे, और फायदा किसका होता था, उच्च जाति के लोगों का लाभ होता था। प्रबल जाति समूह के पास ये लोग कृषि मजदूर की तरह काम करते थे, और समाज में अच्छी जमीन उच्च और मध्य जाति के पास रहती थी, यानी कि जो अच्छी जमीन है उच्च किस्म की, जहाँ पे अच्छी पैदावार हो सकती है, उच्च पैदावार हो सकती है, तो उच्च और मध्यम जाति के जो लोग थे उनके पास रहती थी ऐसी भूमि।
अब हम बात करते हैं बंधुआ मजदूर प्रथा के बारे में। बंधुआ मजदूरी क्या होती है? तो गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ निम्न जाति समूह के सदस्य वर्ष में कुछ निश्चित दिनों तक मजदूरी करते हैं। यानी कि फिक्स होता है कि इतने दिनों तक तुम्हें हमारे यहाँ पे काम करना है। क्योंकि कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए उनके पास कोई परेशानी आ जाती है, तो वो वहाँ के जो जमींदार होते हैं उनसे पैसा जो होता है वो ब्याज पर उठा लेते हैं। तो वो ब्याज दे नहीं पाते हैं, मूल दे नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से वो वहाँ पे बंधुआ मजदूरी करने लगते हैं उनके पास। इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन अभी भी कई सारे क्षेत्रों में ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अगर हम गुजरात में बात करते हैं तो इस जो ये जो बंधुआ मजदूरी प्रथा है, इसको हलपति के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे जीता कहा जाता है, और हमारे उत्तर भारत में इसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं भूमि सुधारों के बारे में, ठीक है। तो भूमि सुधार के क्या क्या परिणाम हुए थे, अगर उनको जानते हैं। भूमि सुधार आपको पता है, आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो जो पहला काम कदम उठाया गया था, पहला काम किया गया था, वो यही किया गया था कि भारत में जो भूमि सुधार है उनको किया जाए। जो उच्च वर्ग है उनकी संख्या तो कम थी, उनके पास भूमि का जो स्वामित्व था वो ज्यादा था, उनके पास ज्यादा भूमि थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो निम्न जातियां थी, जो निम्न स्तर की जो जातियां थी, उनके पास उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा थी, वो गरीब थे, लेकिन उनके पास जो भूमि थी, भूमि का जो टुकड़ा था वो बहुत कम था, उनके हिस्से में बहुत कम भूमि आती थी। तो ये सब उनसे भूमि के अधिकार, उच्च जाति के जो लोग थे उनसे भूमि के अधिकार लेकर निम्न जाति के जो लोग थे उनको दिए गए थे। तो ये भूमि सुधार किया गया था। अब हम इसके परिणामों के बारे में बात करते हैं, इससे क्या कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो जो भूमि सुधार थे हम उनको दो कालों में पढ़ेंगे। एक तो जो अंग्रेज आए थे जिस टाइम, औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार किस तरीके से किए गए, भूमि जो कृषि होती थी उसकी स्थिति क्या थी उसको देखेंगे। और स्वतंत्र भारत में यानी कि आजादी के बाद में भारत में क्या 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 परिवर्तन किए, कौन कौन से नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे जिसकी वजह से भूमि सुधारों को किया गया था। अब उससे पहले हम एक बार बात करते हैं पूर्व औपनिवेशिक काल जो था, यानी कि अंग्रेजों से आने से पहले जो काल था, उस पर भूमि स्वामित्व किन किन का होता था, एक बार उसको देखते हैं। तो जो स्थानीय राजा होते थे, जमींदार होते थे, उनका भूमि पर नियंत्रण होता था। किसान और जो कृषक समाज थे, कृषक समाज के जो लोग थे, जो उस पर भूमि पर कार्य करता था, ठीक है। तो भूमि पर नियंत्रण किसका होता था? राजा का होता था या फिर जमींदार का होता था। उस पर काम कौन करता था? कृषक या फिर किसान या फिर वो मजदूर। वह फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें देता था टैक्स के रूप में। अब हम बात करते हैं औपनिवेशिक काल में, यानी कि जब भारत में अंग्रेज आ चुके थे, उस टाइम पे भूमि की स्थिति क्या थी, भूमि पर जो कृषि होती थी उसकी स्थिति क्या थी। कई क्षेत्रों में जो स्थानीय जमींदार होते थे उनके द्वारा ही काम चलाया जाता था। अंग्रेजों ने उनको नियुक्त कर रखा था काम करने के लिए। जमींदारों को संपत्ति के अधिकार भी दे दिए जाते थे। भारत में बहुत से जिलों का प्रशासन जमींदारी जो प्रथा थी, व्यवस्था थी, उसके द्वारा चलाया जाता था। यानी कि जिले का जो मालिक था वो जमींदार होता था, वहीं पर उसको टैक्स वसूलने का जो काम होता था वो करता था, ठीक है। वहाँ की जो कृषि से संबंधित जो पॉलिसी बनाने का जो काम होता था वो जमींदार करता था। जो जमींदारी व्यवस्था थी उसका एक परिणाम ये निकल कर आया कि ब्रिटिश काल के दौरान जो कृषि उत्पादन था वो कम होने लगा था, क्योंकि जो जो किसान थे उनका शोषण किया जा रहा था, ठीक है। जो उनसे उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उनके साथ में कृषि एक ही प्रकार की, एक ही किस्म की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से कई सारे किसान थे वो आत्महत्या करने लगे थे। इसकी वजह से कृषि का जो उत्पादन था वो कम होने लगा था। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के बारे में, यानी कि आजाद भारत में कैसे कैसे परिवर्तन हुए थे उसको देखते हैं। तो अगर हम स्वतंत्र भारत में कृषि की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा निराशाजनक स्थिति थी, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, ठीक है। हमारा जो अनाज था वो हम बाहर देशों से आयात करते थे, हम उस पर निर्भर थे, यानी कि अलग अलग देशों से मंगवाते थे। जो भारत में जितनी भी खेती की जाती थी, पैदावार की जाती थी, वो कम होती थी। और ग्रामीण जो जनसंख्या थी उसका एक बहुत बड़ा भाग गरीब रहता था, ठीक है, उस टाइम पे गरीब था। तो ये भारत में, स्वतंत्र भारत में कृषि की स्थिति थी। अब 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार कानूनों को बनाया गया था, ठीक है, तो उसको शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य में भी इनको चलाया गया था, ठीक है। तो इनका इरादा परिवर्तनों को लेकर आना था, जो कि जो भूमि सुधार थे उन पर लेकर आना था। अगर महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं तो तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन सरकार की तरफ से लाए गए थे। सबसे पहला था जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया था, यानी कि इसको समाप्त करने का काम किया गया था। उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति थी उनको कम किया गया, क्योंकि आपको पता है जमींदार जो थे उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होता था, समाज में रुतबा होता था, ठीक है। उनके पास शक्ति होती थी, ज्यादा संसाधन होते थे, उनके पास राजनीतिक शक्तियां होती थी। तो उसको कम करके ही जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। भूस्वामियों एवं स्थानीय कृषकों की जो स्थिति थी वो उसको मजबूत कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि जो भूमि के स्वामी होते थे छोटे छोटे, उनको, स्थानीय कृषकों की जो स्थिति थी उसको मजबूत करने का काम जमींदारी व्यवस्था से किया गया था।
अब दूसरा जो काम था वो था पट्टेदारी का उन्मूलन, यानी कि जो मजदूर होते थे लीज पर किराए पर जमीन लेते थे उसको खत्म किया गया, उस पर नियंत्रण किया गया। तो पट्टेदारी को पूरी तरह से हटाने का प्रयास यहाँ पे किया गया था सरकार की तरफ से। पट्टेदार पे क्या होता है, जो मजदूर होते हैं वो किराए पर जमीन लेते हैं, तो किराए के नियम बनाए गए ताकि पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके, उसका शोषण ना किया जा सके। अब भूमि की हदबंदी या फिर चकबंदी अधिनियम आया था। अब इसमें क्या था, एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई कि एक परिवार इससे ज्यादा भूमि को नहीं रख सकता है। ठीक है, अगर उसके पास इससे ज्यादा भूमि रहेगी तो वो सरकार की तरफ से जब्त कर ली जाएगी। इसे इससे क्या हुआ, जो भूमिहीन परिवार थे उनको दे दिया गया। ठीक है, तो उनको पुनः वितरित उनको कर दिया गया, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग थे उनको भूमि के अधिकार दे दिए गए थे। इसमें बहुत से ऐसे बचाव के रास्ते आ गए थे। ठीक है, और युक्तियां जो लोग थे, उच्च जाति के लोग थे, वो लेकर आए थे, जिससे परिवारों और घरानों ने अपनी भूमि को राज्य को देने से बचा लिया था। यानी कि कुछ ऐसे रास्ते निकाल लिए थे उन्होंने, कुछ ऐसी युक्तियां निकाली थी जिससे कि राज्य को भूमि ना देनी पड़े, उससे बचा लिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ये सारा का सारा काम करके रखा था। उनके जो नौकर होते थे उनके नाम पर निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो जो जमीन थी उनके नाम पे कर दी जाती थी, जिससे कि उन्हें जमीन पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल जाता था, उनको अधिकार प्राप्त था। अब भूमि सुधार जो आए थे उसका प्रभाव क्या हुआ था, उनका उसका इफेक्ट क्या पड़ा था। तो भूमि सुधार न केवल कृषि उपज को अधिक बढ़ाने के लिए लाए गए थे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने में के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा आवश्यक थे। अब गरीबी को हटाने का एक माध्यम ये हो सकता है, उन्होंने ऐसा देखा हो कि अगर हम गरीब लोगों को भूमि का अधिकार दे देंगे तो वो अपनी जीविका कर सकते हैं, जीविका उपार्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी जो गरीबी है वो कुछ हद तक कम हो पाएगी। सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में उनका जो स्तर है वो बहुत ज्यादा निम्न है, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास कृषि के अधिकार होंगे तो उनके पास कुछ न कुछ आर्थिक जो संसाधन है, आर्थिक जो क्षमता है उनके पास, उनके विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी उद्देश्य से जो भूमि सुधार थे उनको लाया गया था। इसमें औपनिवेशिक काल से अब तक वास्तव में परिवर्तन तो आया है, यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे उनसे भूमि लेकर निम्न जाति में दी गई है, तो जो निम्न जाति के जो लोग थे उनकी स्थिति में परिवर्तन आया, उनकी कंडीशन है वो उसमें सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारी असमानताएं बची हुई हैं। अगर हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं तो ऐसे अ, कुछ मुख्य जाति के लोग हैं जिनके पास ज्यादा भूमि है। ठीक है, उसी गांव में कुछ ऐसी जाति के लोग हैं उनके पास भूमि नाम मात्र है या फिर बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो असमानता है वो भी अभी अभी बनी हुई है और इसमें बहुत ज्यादा काम होने को है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बारे में बात करते हैं। तो हरित क्रांति 1960 और 1970 के बीच में, यानी कि इसके आसपास में जितने भी कृषि परिवर्तन आया था उनको कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आधुनिक कृषि की जो तकनीकी थी, प्रौद्योगिकी थी, उनका यूज किया गया था, उनको अपनाया गया था। ठीक है, हरित क्रांति जो थी कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, यानी कि सरकार की तरफ से इसको लाया गया था कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कृषि में आधुनिकीकरण, जो आधुनिक पद्धतियां आ रही थी उनको अपनाना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था, देश में खाद्य के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना था, उसको आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसको लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसने भूख और गरीबी को कम करने, ग्रामीण आजीविका में सुधार और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि हमें पता है भारत में अलग अलग जो क्षेत्र थे वहाँ पे भूख थी, भुखमरी फैली हुई थी, गरीबी थी। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए इसको लाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अनाज पहुंचा पाएंगे और उनके उनसे खरीद पाएंगे, तो उनके पास आर्थिक जो भी पैसा है वो पहुंच सकेगा। ठीक है, तो इससे गरीबी कम हो सकेगी। जो ग्रामीण आजीविका थी, जो लोग थे वो पुरानी पद्धतियों से ही कृषि कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका फायदा नहीं हो पा रहा था, वो घाटे में जा रहे थे, उनका नुकसान हो रहा था, तो उसमें सुधार किया गया। और जो कृषि उत्पादन था, जो कृषि से जो उत्पादन जो पैदावार हो रही थी वो कम थी, उसको बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था और हरित क्रांति ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरित क्रांति को देश को भोजन की कमी वाले देश से एक ऐसे देश में बदलने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति जो थी उसने ये काम किया कि हमारे देश में पहले तो भोजन की कमी रहती थी, लेकिन ऐसा देश हमें बना दिया हरित क्रांति ने जिसके पास बहुत ज्यादा भोजन हो गया, बहुत ज्यादा खाद्य आत्मनिर्भरता आ गई, जिसकी वजह से वो पूरे विश्व का पेट भर सकता है। ठीक है, अब इसमें अनुसंधान के माध्यम से विकसित गेहूं और चावल के जो भी बीज होते थे, उच्च उपज देने वाले जो बीज थे, उनकी किस्मों की शुरुआत की गई। यानी कि जो हाई क्वालिटी के जो बीज हुआ करते थे, उनको गेहूं के और चावल के थे, उनका यूज किया गया पैदावार को बढ़ाने के लिए।
ये जो था इसमें कीटनाशकों, खादों और किसानों के लिए अन्य निवेश के लिए इस पर ये केंद्रित थी पूरी की पूरी क्रांति। यानी कि कीटनाशक जो भी कीटाणु होते थे, कीटनाशक होते थे, जो कीट होते थे उनको खत्म करने के लिए जो दवाइयाँ आती थी, पेस्टिसाइड वगैरह थी, उनका यूज़ किया गया था। जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, खाद थी, उनका यूज़ किया गया। और जो अलग अलग तरह के जो निवेश होते थे किसानों के लिए, उस पर ध्यान सरकार का केंद्रित किया गया था इस क्रांति के माध्यम से। अब किस किस क्षेत्र में हरित क्रांति हुई थी? तो पंजाब पंजाब वाला जो पूरा हिस्सा था, वहां पर हरित क्रांति का प्रभाव फैला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जो दिल्ली से सटा हुआ जो एरिया है ना, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर हरित क्रांति फैली हुई थी। आंध्र प्रदेश का कुछ तटीय हिस्सा था वहां पे, और तमिलनाडु के कुछ हिस्से इसमें हरित क्रांति के क्षेत्र में शामिल थे। अब इसकी कुछ कमियां थी। कमियां क्या क्या थी, एक बार उसको देखते हैं। तो इससे पर्यावरण क्षरण हो रहा था, क्योंकि अलग अलग तरह के रसायनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। और रसायन बढ़ने से कृषि जो भूमि में अलग अलग तरह के जो कीटाणु होते थे, जो भूमि के लिए उसकी उपज को बढ़ाने के लिए, उसकी उपजाऊ क्षमता उसको बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो पर्यावरण कीटनाशकों की वजह से मरते जा रहे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से पर्यावरण में भी क्षरण होने लगा था। सामाजिक असमानता थी वो बड़ी थी, क्योंकि इसका जो फायदा था वो सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में हुआ था, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसका जो फायदा था वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था, बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था उसमें उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो पारंपरिक खेती करने के जो तरीके थे उनका नुकसान हो गया था, यानी कि वो खत्म हो रहे थे। और जल की कमी होने लगी थी, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो ट्यूबवेल वगैरह थे उनको खोदा गया था, हैंडपंप से जो समर वगैरह लगाई जाती थी उससे पानी जमीन से निकालने लगा जाने लगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जल की कमी होने लगी थी। ये कुछ इसकी कमियां थी। अब सामाजिक असमानता किस तरीके से बढ़ी थी, एक बार जो देखते हैं। तो संसाधनों तक जो पहुंच थी वो सिर्फ सीमित लोगों की थी, यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे वो ही इन संसाधनों तक पहुंच पा रहे थे। चाहे वो खेती करने के जो औजार होते हैं उनके बारे में हो, टेक्नोलॉजी होती है नई नई कृषि से संबंधित, उनसे उनके बारे में हो, या फिर जो बीजों तक पहुंच थी उनके बारे में हो, तो वहां पर सिर्फ उच्च जाति के जो लोग थे वो उन तक पहुंच पा रहे थे। ठीक है, ऋण पहुंच, यानी कि खेती करने के लिए ये जो बीज थे, औजार थे, उनको खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए था, आर्थिक शक्ति चाहिए थी। तो जो ऋण था वो भी सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो इसकी वजह से भी ये असमानता फैल रही थी। बाजारों तक जो पहुंच थी, यानी कि बाजार तक जाने के लिए, अपनी कृषि को लेके जाने के लिए, जो भी पैदावार हुई है उसको बाजार तक पहुंचाने में भी संसाधनों का इस्तेमाल होता है, तो वो संसाधन जो थे वो सभी लोगों तक नहीं थे, और सरकार ने इस चीज की व्यवस्था नहीं की थी, जिसकी वजह से ये असमानता फैल रही थी। भूमि संकेंद्रण का क्या मतलब होता है कि भूमि पर सिर्फ एक ही प्रकार की जो कृषि थी उसको किया जा रहा था, एक ही कृषि को वहां पर किया जा रहा था। अगर गेहूं है तो गेहूं को ही किया जा रहा है, जिससे कि बाकी जो फसलें हैं उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से असमानता फैल रही थी। अब कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे तकनीकी परिवर्तन हुआ था, तो वो तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए थे, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए थे। लेकिन जहाँ पर तकनीकी विकास नहीं हुआ था, तकनीकी परिवर्तन नहीं आए थे, वहाँ पर कोई भी वहाँ पे विकास नहीं हुआ था, परिवर्तन नहीं हुआ। हरित क्रांति थी, उसने देश के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भागों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको लागू किया गया था, यहाँ पे इसका फायदा हुआ था। लेकिन देश के जो अलग हिस्से थे, इनके अलावा जो भी जितने भी हिस्से थे, वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उनके वहां पर असमानताएं फैली थी। अब जब हरित क्रांति का दूसरा चरण चरण आया था, यानी कि दूसरा जो स्टेप था वो आया था, उसमें क्या क्या हुआ था? तो जो भारत के जितने भी सूखे और आंशिक सिंचित क्षेत्र थे उनमें इस चीज दूसरे चरण को लागू किया गया था, यानी कि इस पर ध्यान केंद्र किया गया था। इन क्षेत्रों में सूखी कृषि से सिंचित कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। यानी कि जहाँ पर पहले सूखा होता था वहां पर अब सिंचाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाने लगी, और सिंचित कृषि की जाने लगी। साथ ही फसल के प्रतिमान एवं प्रकार, यानी कि अलग अलग तरह की जो फसल थी उसको उगाने लगी, उसमें परिवर्तन आने लगा था। किसान जो एक समय अपने प्रयोग के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते थे, यानी कि अपने यूज के लिए, अपने प्रयोग के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए ही जितना भोजन यूज कर आप अपना उत्पादन कर पा सकते थे। ठीक है, तो वे अब अपनी आमदनी के लिए भी बाजार पर निर्भर हो गए थे। यानी कि पहले वो सिर्फ अपने प्रयोग के लिए खेती कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, अपने खाद्य को उपजा रहे थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं, अपनी आमदनी के लिए, यानी कि कमाने के उद्देश्य से भी वो खेती करने लगे, बाजार पर निर्भर रहने लगे। अब स्वतंत्रता के बाद में ग्रामीण समाज में कुछ परिवर्तन आया था। ठीक है, जो गांव थे उनमें बहुत सारे परिवर्तन आए थे। ठीक है, तो एक बार उसको देखते हैं। जहां पर हरित क्रांति लागू हुई थी, यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जहां पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उन क्षेत्रों में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण यानी कि परिवर्तन हुए थे। वहां पर क्या हुआ, गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी हुई, यानी कि
अब कृषि बढ़ने लगी थी, ठीक है, तो वहाँ पे कार्य करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो वहाँ पे जो कृषि मजदूर थे उनकी बढ़ोतरी होने लगी, उनकी ज़्यादा डिमांड होने लगी थी। भुगतान में सामान यानी कि अनाज के स्थान पर अब नगद भुगतान किया जाने लगा था। भूस्वामी जितने भी थे और किसान थे उनके जो जितने भी संबंध होते थे उसमें कमी आने लगी थी। पहले जो संबंध थे वो बंधुआ मजदूरी के टाइप के थे, ठीक है, जिसको गुजरात में हलपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसमें कमी आने लगी और इनके जो संबंध थे वो कमजोर होने लगे थे। जो जितने भी छोटे छोटे किसान थे वो अपने आप में स्वतंत्र होने लगे और बाजारों पर निर्भर रहने लगे। तो और जो मुक्त दिहाड़ी मजदूर थे उन उसके वर्ग का उदय शुरू हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये जो परिवर्तन जितने हो रहे थे वो कहाँ पे हो रहे थे, ठीक है, तो ये परिवर्तन अपना कहाँ पे स्थान ले रहे थे। तो उन ऐसे क्षेत्रों में आ रहे थे ये परिवर्तन जहाँ पर कृषि का व्यापारीकरण हो रहा था, यानी कि कृषि का उत्पादन किस लिए हो रहा था, व्यापार करने के लिए हो रहा था। ठीक है, तो फसलों का उत्पादन मूल रूप से किस लिए किया जा रहा था, बाजार में बेचने के लिए, बाजार में बिक्री करने के लिए, बाजार में ले जाने के लिए, ठीक है, तो जिससे कि उनका लाभ हो सके। तो इन क्षेत्रों में ये सारे के सारे परिवर्तन आ रहे थे। ठीक है, तो जितने भी विकसित क्षेत्र थे जहां पर हरित क्रांति का लाभ हुआ था वहां के जितने किसान थे ज्यादा से ज्यादा बाजारों की तरफ जा रहे थे, बाजारोन्मुख हो रहे थे। कृषि के व्यापारीकरण के कारण क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र जितने भी थे ग्रामीण क्षेत्र भी अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो जीडीपी थी उसमें धीरे धीरे जुड़ते जा रहे थे, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। प्रबल जातियों के जितने किसान थे उन्होंने कृषि के लाभ को अन्य प्रकार के व्यापारिक जो निवेश थे उनमें उनमें निवेश करना प्रारंभ कर दिया है। यानी कि कृषि से लाभ कमाते थे और व्यापार में जो भी होता था उनको निवेश करना शुरू कर दिया था उन्होंने। वहाँ शहरों की तरफ, शहरों में वो जमीन ले लेते थे, वहाँ पे दुकानें निकलवा देते थे, अपनी कोई फैक्ट्री डाल देते थे, ठीक है, ठीक है, अपनी कोई दुकान डाल दी वहाँ पे। तो इस तरह से उन्होंने व्यापार में अपना निवेश करना शुरू कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, एक नई उद्यमी समूह का उदय हुआ था, यानी कि एक नया जो बिजनेस क्लास थी वो उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था, वो अब उसका विकास होना शुरू हो गया था, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से यानी कि गांव की तरफ से कस्बों की शहरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया था, यानी कि शहरों में बसने लग गए थे। अब इससे क्या हुआ, एक नए क्षेत्रीय अभिजात वर्ग यानी कि एक नया जो भी लोकल एलाइट क्लास थी उसका उदय हो गया था, यानी कि जिनके पास पैसा था वो अभिजात वर्ग में आने लगे थे। तो उनका उदय हो गया था जो आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा प्रबल थे, उनके पास शक्ति थी। ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्र में क्या हुआ, जो उच्च शिक्षा थी उसका विस्तार होने लगा था, जितने भी न्याय निजी व्यवसाय थे यानी कि जो भी बिजनेस थे उनको वो फैलने लगे थे, शहरों की तरफ बिजनेस आने लगे थे, और जो कॉलेजेस थे उनकी स्थापना शुरू हो गई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी इलाइट क्लास के जो लोग थे, ग्रामीण अभिजात वर्ग के जो लोग थे अपने बच्चों को शिक्षित करने लगे थे, उसको शिक्षित करने उनको शुरू कर दिया था, ठीक है, उनको स्टार्ट कर दिया था। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के में क्या हुआ, जो संसाधन थे उनका पुनर्वितरण हुआ था, भूमि सुधार हुए थे, उसके कारण यहाँ पर तुलनात्मक रूप से जो कृषि संरचना थी, यहाँ के जो लोग थे उनका जीवन था उसमें बहुत कम बदलाव आया था, बहुत थोड़ा बदलाव हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, तो उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आए थे वहाँ। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वो है मजदूरों का संचार या फिर उनका सर्कुलेशन। यानी कि मजदूर जो थे अपने गांव से निकलने लगे थे, ठीक है, अलग अलग शहरों में जाने लगे, और उन शहरों में जाने लगे जहां पर कृषि जो मजदूर थे उनकी मांग बढ़ रही थी, उनकी डिमांड आ रही थी। तो ये हुआ किस लिए था कि जो जितने भी मजदूर थे और जितने भी भूस्वामी थे उनके बीच में जो पुराने रिश्ते चले आ रहे थे, संबंध थे, वो टूटने लगे थे। पहले मजदूर एक गांव में बंद कर रह जाता था, एक बंधुआ मजदूर होता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जितने भी भूस्वामित्व होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनसे जितनी भी भूमि के अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, उनसे ले लिए गए थे, जिसकी वजह से उनके पास उनकी जो शक्ति थी वो कमजोर होने लगी थी। जिसकी इसी कमजोर शक्ति की वजह से इनके जो रिश्ते थे मजदूरों के साथ में वो टूटने लगे थे। अब ये जो मजदूर थे वो कहाँ पे जा रहे थे, तो हमें पता, अभी हमने पढ़ा था हरित क्रांति आई थी, तो कुछ संपन्न क्षेत्र थे वहां पर कृषि कार्य ज्यादा होने लगे थे, कृषि कार्य बढ़ने लगे थे, तो उसकी वजह से कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से ये लोग वहां पर जाने लगे थे, जितने भी संपन्न क्षेत्र थे वहां पर। तो मौसमी पलायन का एक रूप उभरा था, यानी कि एक टाइम पर कृषि का जो टाइम होता था वहां पर एक पलायन होने लगा, जिसमें हजारों मजदूर अपने गांव से अधिक संपन्न क्षेत्रों की तरफ जाने लगे थे, संचार करने लगे थे। तो वहां पर क्या हुआ, मजदूरों की जो मांग थी वो बढ़ने लगी थी और उच्च मजदूरी वहां पे उनको मिलती थी, उनको प्राप्त होती थी। जो पुरुष थे समय समय पर काम करते थे, ठीक है, तो काम करते थे और अच्छी मजदूरी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, यानी कि अप्रवास करते थे।
जो स्त्रियां थी यानी कि पुरुषों की जो स्त्रियां थी, बच्चे थे, उनको गांव में ही छोड़ दिया जाता था। जो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए वहां पे उनके साथ रहती थी, उनको छोड़ दिया जाता था। ठीक है। प्रवासन करने वाले जितने भी मजदूर थे वो मुख्यतः सूखाग्रस्त क्षेत्र था वहां से आते थे, जहां पर कम उत्पादकता होती है यानी कि कम प्रोडक्शन होता है, उन क्षेत्रों से ये लोग आते थे। ठीक है। इसी वजह से परेशान होकर वो बाहर क्षेत्रों में निकल रहे थे जहां पर मजदूरों की मांग थी और जहां पर उनको उच्च मजदूरी मिलती थी। वे वर्ष के कुछ हिस्सों के लिए पंजाब तथा हरियाणा के खेतों में काम करते थे, उत्तर प्रदेश के ईंट के भट्टे थे उनमें काम करते थे, नई दिल्ली में, बेंगलोर जैसे शहरों में भवन निर्माण के जो काम होते थे उनमें कार्य करते थे, उनके लिए जाया करते थे। ठीक है। तो प्रवास करने वाले जितने भी मजदूर थे उनको जॉन ब्रोमन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर कहा है। यानी कि घुमक जितने भी प्रवास करने वाले मजदूर थे उनको जॉन ब्रेमन ने किस नाम से संबोधित किया है, उनको घुमक्कड़ मजदूर की संज्ञा दी है। उन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। यानी कि कई जगह पर तो उनको अच्छी मजदूरी मिलती थी, लेकिन भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर उनको जितनी भी न्यूनतम मजदूरी है, मिनिमम जो वेजेस हैं वो भी नहीं दिया जाता था। तो जितने धनी किसान थे, कृषि के जितने भी कार्य थे उनके लिए स्थानीय कामकाजी वर्ग के स्थान पर जो भी प्रवास करके जितने भी मजदूर उस क्षेत्र में आए उनको प्राथमिकता देते थे। अभी ऐसा करते थे, क्यों करते थे? तो प्रवास करने वाले जो मजदूर थे उनको आसानी से उनका शोषण किया जा सकता था। ठीक है। उन्हें कम मजदूरी भी दी जा सकती थी, जिसकी वजह से जो जितने भी धनी किसान थे वो उनको प्राथमिकता देते थे। प्रवसन तथा काम की सुरक्षा के अभाव से इन मजदूरों के कार्य तथा जीवन दशाएं जो थी वो खराब होने लगी थी, क्योंकि उनको जो न्यूनतम मजदूरी थी वो भी नहीं दी जा रही थी। ठीक है। और यहाँ पे काम की कोई सुरक्षा नहीं थी, यानी कि जो काम था उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि हमें ये काम मिलेगा। एक मौसमी काम था, एक फिक्स टाइम पीरियड में ये मिलता था, जिससे कि इनकी जो जीवन की दशाएं थी वो खराब होने लगी थी। एक टाइम पर तो इनके पास बहुत सारा काम आ जाता था, लेकिन वहीं पर दूसरे कुछ ऐसा टाइम होता था जहां पर काम करने के लिए इनको कोई भी काम नहीं मिलता था, खेती नहीं होती थी उस टाइम। तो निर्धन क्षेत्रों में जहाँ परिवारों के पुरुष वर्ष भर बाहर रहते थे, ठीक है, तो गांव के बाहर काम करते थे, तो वहीं पर जो कृषि के जो कार्य होते थे वो महिलाओं पे बढ़ गए थे, उनका कार्य बन गया था। यानी कि जो पुरुष थे वो बाहर बाहर काम करने लग गए थे, लेकिन उनके गांव में जो कृषि के कार्य थे वो महिलाओं के हिस्से में आ गए थे, वहां पर महिलाएं कृषि कार्य को करने लगी थी। महिलाएं भी कृषि मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही थी, यानी कि कृषि मजदूर के रूप में ये महिलाएं भी काम कर रही थी, जिससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा था। यानी कि जो महिलाएं थी वो कृषि मजदूरों की जो काम थी उनको करने लगी थी। तो महिलाओं में असुरक्षा अधिक थी, क्योंकि वे समान कार्य के लिए पुरुषों से कम मजदूरी पाती थी। क्योंकि जो महिलाएं थी वो काम भी उतना ही कर रही थी जितना पुरुष कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों को ज्यादा मजदूरी मिल रही थी, लेकिन जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उनको कम मजदूरी मिल रही थी। अब हम बात करते हैं भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज। यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा था, लिबरलाइजेशन बढ़ा है, तो उसका ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो कृषि का भूमंडलीकरण का अर्थ है भारतीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में शामिल करना। यानी कि जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन से जितनी भी चीजें बनती है, उनको इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए इनको भेजा जाना कृषि का भूमंडलीकरण कहलाता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का किसानों पर एक अच्छा खासा असर पड़ा है, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है उनको देखते हैं। तो पंजाब, कर्नाटक जैसे इलाकों में किसानों द्वारा कंपनी ने, ठीक है, तो कुछ निश्चित फसलें बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि एक संविदा पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ये फसल उगाओगे और हम डायरेक्ट खेत से इस फसल को ले लेंगे, आपकी जो फसल है वो खेत से ही बिच जाएगी। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां थी उनके द्वारा संविदा खेती यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल खेती पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है। तो उसके तहत जितनी भी खेती की जाती थी, उगाई जाने वाली फसलों की पहचान की जाती थी। उसके बाद क्या हुआ था, जितनी भी एमएनसी होती थी, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, वो किसानों से उन फसलों को खरीद लेती थी। तो ये जो कंपनियां थी पूर्व निर्धारित मूल्य पर फसल खरीदने का आश्वासन देती थी इन मजदूरों को, इन किसानों को। इससे किसान जो था बाजार की तरफ से चिंतित नहीं रहता था कि बाजार का जो रेट होगा वो क्या होगा, बाजार का रेट कम हो जाएगा तो हमारी जो फसल है वो घाटे में जाएगी। ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे जो बाजार का जो फिक्स रेट होता था उस टाइम उसी रेट पर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, और कंपनी जो थी उसी रेट पर, बाजार में चाहे मूल्य कम हो या फिर ज्यादा, उसी रेट पर कंपनी उस फसलों को, उस उगाई फसल को खरीदती थी किसानों से। इसके अलावा कृषि के भूमंडलीकरण के तहत मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा कृषि मद जैसे बीज, कीटनाशक, खाद, उर्वरक
के विक्रेता के रूप में बाजार में प्रवेश करती हैं। यानी कि अलग अलग तरह की जो कंपनियां थी वो आती हैं, अलग अलग टाइप के बीज होती हैं उनको बनाना शुरू करती है, कीटनाशक जो दवाएं थी वो लेकर आती है, खाद लेकर आती है जिसमें केमिकल वगैरह होती है, फर्टिलाइजर का यूज करता है, होने लगता है, ठीक है, इन मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा। अब किसानों द्वारा आत्महत्या बढ़ रही थी, तो उसके क्या क्या कारण थे, एक बार उसको देखते हैं। तो भारत में किसान जो था सदियों से भूखे, फसल न होने तथा ऋण के कारण परेशानी का सामना करते आ रहे हैं और आज भी ये हो रहा है। ठीक है, तो इनको मैट्रिक्स घटनाएं कहा जाता है। ये क्या होती है? तो जहाँ कारकों की यानी कि कारणों की एक श्रृंखला मिलकर एक घटना बन जाती है, तो वो कहलाती है मैट्रिक्स घटनाएं। यहाँ क्या है, ये अलग अलग कारक, जैसे कि कहीं पे सूखा है, फसल ना हो रही है, फसल नहीं हो पा रही है, वहां पे ऋण ज्यादा चढ़ रहा है किसान के ऊपर, तो ये सारे के सारे मिलकर एक घटना बना रहे हैं जिसको आत्महत्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसी को मैट्रिक्स घटनाएं कहा जाता है। तो अलग अलग कारणों से किसान आत्महत्या कर लेते थे, तो इसी को मैट्रिक्स घटनाएं कहा जाता है। आत्महत्या करने वाले बहुत से किसान जो थे सीमांत किसान थे, यानी कि बहुत छोटे छोटे किसान थे जो मूल रूप से हरित क्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाह रहे थे, उसका प्रयास कर रहे थे। यानी कि ये एक तरह से अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाह रहे थे, जो कृषि से जो लाभ हो रहा था उसको लेना चाह रहे थे, उस लाभ को कमाना चाह रहे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो अमीर लोग होते थे उनके तरीकों को ये लोग उपयोग कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा था और ये आत्महत्या कर रहे थे। अब इसके क्या क्या कारण है, एक बार उसको देखते हैं। तो उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, कि जो उत्पादन करने में जो भी कॉस्ट आता है, अलग अलग जो महंगे बीज थे वो आ रहे हैं, खाद महंगी आ रही है। ठीक है, तो उसमें बढ़ोतरी हो रही थी धीरे धीरे। बाजार जो था स्थिर नहीं था, यानी कि अगर किसान के किसी भी प्रकार से फसल को उगा लेता है, अच्छी फसल उग जाती है, उसकी ज्यादा संख्या में फसल उगती है, तो बाजार का जो रेट है वो कम चला जा रहा है। और जब उसकी जो अ, उत्पादकता है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन उत्पादकता कम हो रही है लेकिन बाजार का जो रेट है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन बन जाता है जिसकी वजह से उसका जो ऋण है वो चुक नहीं पाता, उसके पास अच्छा पैसा नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। फिर उधार ज्यादा ले लेते हैं, यानी कि ऋण ज्यादा ले लेते हैं, जमींदारों से, जो भी उच्च किसान होते हैं उनसे ज्यादा ले लेते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि बाजार का जो रेट है हमारी फसल आने तक वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम आपका जो उधार है वो चुकता कर देंगे। खेती का ना होना, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, बारिश ज्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पे बारिश होती नहीं है, तो सूखे की वजह से जो खेती है, कृषि है, उनकी नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। अब मेन रीजन था अधिक आय की आवश्यकता इनको पड़ रही थी। अब ये क्यों पड़ रही थी? क्योंकि हमारा जो समाज था वो विकसित हो रहा था, वहां पे जो आवश्यकताएं थी लोगों की वो बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उनको अधिक आय की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जो बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने तथा अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हो रहा था, यानी कि इनकैपेबल था अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाली संस्कृतियां थी, जिसमें विवाह, दहेज और अन्य गतिविधियां थी, शिक्षा थी, स्वास्थ्य थी, तो उनके खर्चों के लिए भी अधिक आय की आवश्यकता पड़ रही थी। यानी कि हमारी जो संस्कृति थी उसमें परिवर्तन आ रहा था, समाज जो था आधुनिक बनता जा रहा था, विवाह में खर्चा हो रहा था, धीरे धीरे दहेज देना पड़ रहा था लड़कियों की शादियों में। ठीक है, किसानों को अलग अलग तरह की जो एक्टिविटियां होती थी, बच्चों को शिक्षा देनी थी, स्वास्थ्य की संबंधित जितने भी सुधार आ रहे थे, ठीक है, तो उनके खर्चे के लिए भी अधिक आय की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा था और वो आत्महत्या कर रहे थे। अब इसके क्या क्या उपाय सरकार की तरफ से किए जा चुके हैं इन आत्महत्या को रोकने के लिए? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें फसल का बीमा किया जाता है, और अगर फसल को कोई नुकसान पहुंच जाता है तो उसका जो लाभ है वो किसानों को दिया जाता है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ये सरकार की तरफ से चला जा रहा है, नेशनल अर्बन मिशन। इन कार्यक्रमों ने पूरे देश में किसानों के लिए सहायता के मार्ग खोले हैं। ठीक है, तो इनसे किसानों की काफी ज्यादा हेल्प हुई है और जो आत्महत्या की जो दर है उसमें गिरावट आई है। इन कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण लोगों का जो जीवन है उसमें सुधार हुआ है, उनकी जो जीवन पद्धति है उसमें भी काफी ज्यादा परिवर्तन आया है।